हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक फैन फिक्शन लेकर, जो एक वंशियन ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है, जिसमें विंग एक 16 साल का अनाथ बच्चा है जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक इन में काम करता है। इस फैन फिक्शन में विंग एंड वांगजी दोनों का एज 16 साल का है एंड विंग एक ओमेगा है एंड वांगजी एक अल्फा। और इस फैन फिक्शन की स्टोरी लाइन वहाँ से शुरू होती है जब चाइना को अपनी आज़ादी नहीं मिली थी। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन, आप अपनी टीनेज एज में हो और आपको रियलाइज़ होता है कि आपको फाइनली अपने सोलमेट मिल चुके हैं। क्या आप अपने सोलमेट के लिए इस पूरे दुनिया के खिलाफ जा सकते हो? मुझे लगता है नहीं। अभी आप आपके टीनेज एज में हो एंड इस एज में ही इंसान अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी गलतियां कर बैठते हैं एंड इसी चीज़ का अंदाज़ा वांगजी को भी है। लान वांगजी एक स्ट्रेट पोस्चर में एक छोटे से डिनर टेबल के सामने बैठा हुआ है। उसके सामने काफ़ी सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं एंड उसके हाथ में एक किताब है, जिस किताब को वो काफ़ी ध्यान से पढ़ रहा है। तभी उसी कान में किसी की वॉइस आती है, जिससे उसका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। वांग जी, क्या तुम्हारा खाना हो गया? अगर हो गया हो तो जल्दी इनमें उन चिकन को दे के आओ, चिकन बाहर रखा हुआ है। की आवाज़ सुनते ही वांग जी अपनी उस किताब को बंद करता है एंड उस टेबल से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लगता है उस वो अपने काम करने के बाद स्कूल जाने वाला है। वांग जी वहाँ पे जो जितने भी चिकन पड़ा हुआ था उन सबको अपने हाथ में लेता है, उनको साइकिल में बांधता है एंड अपनी किताब और बैग को साइकिल में रखकर साइकिल को चलाते हुए अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वांगची एक इन के सामने आके रुक जाता है। वो अपनी साइकिल को वही पार्क करता है, उन सारी मुर्गियों को लेता है अपने हाथ में एंड उस इन के अंदर चला जाता है। इनका जो मैनेजर था वांगजी को देखते ही थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो वांगजी को देखकर अपने सरप्राइजिंग एंड एक स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वांगजी, तुम आज तुम्हारे ब्रदर नहीं आए? तो वांगजी अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ब्रदर थोड़ा मार्केट गए हैं, इसलिए आज आंटी ने मुझे भेजा है। मैं इन मुर्गियों को कहाँ रखूँ? वांगजी की बात कंप्लीट होते ही वो इनका मैनेजर वांगजी को दिखा देता है कि उन मुर्गियों को कहाँ रखना है। वांगजी बाहर जाता है एंड इन सारी मुर्गियों को बाहर रख देता है। आंट ने बोला है कि वो बाद में आके पैसे ले जाएंगे। ये सुनते ही वो इनका मैनेजर वांगजी की तरफ तरफ देखकर स्माइल करता है एंड नोट कर देता है। वांगजी अपने सिर को नोट करके उस इन से बाहर निकल आता है। एक्चुअली वांगजी के घर में मुर्गी का फार्म है और ये इन हमेशा वांगजी के घर से ही मुर्गी लेते हैं, क्योंकि उनके मुर्गे काफ़ी अच्छे और हेल्दी होते हैं। रोज़ शिचन आके मुर्गे दे जाता है, लेकिन आज शिचन मार्केट गया है, इसी वजह से वांगजी के आंट ने वांगजी को भेजा है। वांगजी अपने साइकिल में बैठने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने उस बुक को अपने पॉकेट में रखा था। वो उस बुक का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं था और वांगजी को वो बुक पढ़ते हुए जाना था, इसलिए उसने उस बुक को पॉकेट में ही रख दिया था। लेकिन अभी उसे वो बुक पॉकेट में नहीं मिल रहा था। वांगजी थोड़ा सा टेंस हो जाता है। वो अपनी दोनों पॉकेट को चेक करते हुए सोचता है, मैंने तो अपनी किताब को पॉकेट में ही रखा था, लेकिन वो अभी मिल क्यों नहीं रहा है? मे बी मुर्गी ले जाते वक्त वहीं पे गिर गया होगा, मुझे इनके अंदर जाकर ढूंढना चाहिए। ऐसे सोचते हुए वांगजी इनके अंदर चला जाता है। वांगजी सीधा उसी रूम में जाता है जहाँ पे उसने मुर्गियों को छोड़ा था एंड जब वो उस रूम में जाता है तो वो देखता है उसके सामने एक लड़का उसके तरफ बैक करके बैठा हुआ था एंड उसके हाथ में वही किताब था जो अभी वांगजी बाहर ढूंढ रहा था। उस लड़की को जब महसूस होता है कि बाहर कोई आया है, तो वो तुरंत ही घबरा के खड़ा हो जाता है एंड उस बुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। जो किताब अभी वांगजी बाहर ढूंढ रहा था, वो लड़का अभी वांगजी की तरफ खड़ा हुआ था एंड वांगजी क्लियरली उस लड़की के फेस को देख पा रहा था। उस लड़की के स्मेल से ही वांगजी को समझ आ चुका था कि ये एक ओमेगा है। वो लड़का भी वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसकी फेस का वो घबराहट वांगजी साफ साफ देख पा रहा था, जो देखकर वांगजी उस किताब की तरफ देखने लगता है। वो लड़का जब नोटिस करता है कि वांगजी उस किताब की तरफ देख रहा है, तो वो उस किताब की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी अपनी हल्की आवाज़ में बोलता है, ये किताब मेरा है। ये सुनते ही वो लड़का और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही वांगजी की तरफ उस किताब को बढ़ा देता है एंड वांगजी भी उस किताब को पकड़ लेता है। वांगजी आगे और कुछ बोल पाता, तभी बाहर से एक आवाज़ सुनाई देता है, विंग, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? इनमें लोग आ रहे हैं, जल्दी आओ। जो आवाज़ सुनते ही विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से हड़बड़ाते हुए जाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। वांगजी अभी भी वहाँ पर स्टिफ खड़ा हुआ था। वो अभी विंग के बारे में और अभी जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वांगजी उस किताब को पकड़ा हुआ था, जिस किताब से अभी ये लड़का, क्या नाम है इसका? हाँ, विंग।
विंग विंग का ओमेगा स्मेल आ रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक उस किताब को अपने थंब से रफ करता है, फिर उस इन से निकल जाता है क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है। वांग जी जल्दी से जल्दी अपने साइकिल को चलाता है और अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल में टीचर्स वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वांग जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। वो अपनी स्कूल को कंप्लीट करता है, उसके बाद घर आके खाना खा के फिर से पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में शिचन आ जाता है। आज उसको बहुत सारा काम था, इसीलिए वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वांग जी अभी भी उसी डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। तभी शिचैन वांग जी के सामने आके बैठते हैं एंड वांग जी के हेड को धीरे से सहलाते हुए अपने ब्रदर से पूछता है, वांग जी आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तभी वांग जी एक छोटा सा नोट करते हुए कहता है कि ठीक था। ब्रदर आपका? तो शिचैन भी बोल देता है कि टायरिंग, आज काफ़ी ज़्यादा काम था। तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। उसे अपने ब्रदर के लिए कभी कभी बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वांग जी को पढ़ाने के लिए शिचैन को इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वांग जी जब काफ़ी छोटा था तभी उसका माँ बाबा इस दुनिया से गुजर चुके थे। वांग जी और शिचैन अपने अंकल और आंट के साथ इसी घर में रहता है। उसके अंकल और आंट का कोई खुद का बच्चा नहीं है, इसीलिए वांगजी और शिचान को अपने साथ रखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सालों पहले वांगजी के अंकल का तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था एंड इसी वजह से शिचान को अकेले अपने भाई और अपने आंट के ध्यान में रखना पड़ता था एंड ऊपर से अपने अंकल के सारे मेडिकल्स बिल के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। वांगजी को इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो अपने भाई का हमेशा मदद करना चाहता था और वो जितना कर सकता है वो करता है, लेकिन लाल शिचन हमेशा चाहता है कि उनका भाई अच्छे से पढ़ाई करे ताकि वो बाद में जाके एक अच्छा सा नौकरी कर सके, ना कि लाल शिचन की तरह छोटा मोटा काम करे जिससे उसे बहुत ज़्यादा बाद में तकलीफ हो। तभी लाल शिचन वांग जी के साथ बैठ के बात करते हुए खाना खाने लगते हैं। वांग जी भी अपने ब्रदर के साथ बहुत अच्छे से बात करने लगता है और अपनी उनके पूरे दिन की बातें सुनने लगता है। अब नेक्स्ट डे वांग जी हड़बड़े में स्कूल के लिए रेडी होता है और अपने बैग को अपने कंधे में लेते हुए अपनी साइकिल को लेते हुए बाहर खड़ा हो जाता है। तभी आर्ट वांग जी की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है क्योंकि वांग जी का अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ था। तो वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कुछ बोल पाता कि शिचन अंदर से मुर्गियों को बाहर ले आता है एंड वांग जी के हाथ में देते हुए कहता है कि ठीक से इनमें पहुंचा देना एंड मैनेजर को बोलना कि मैं शाम को जाऊंगा पैसे लेने। तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। तभी आर्ट शिचन एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या आज से यही जाने वाला है मुर्गी देने? तो शिचन इससे पहले कुछ कह पाता कि वांग जी कहता है कि हाँ आंट, आज से मैं ही रोज़ मुर्गी देने जाऊंगा। ब्रदर को वैसे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। यह सुनते ही आंट एक गहरी सी सांस छोड़ते रहता है। ठीक है, जो तुम लोगों को अच्छा लगे, ऐसा कहते हुए वो अंदर चली जाती है अपने घर के काम करने के लिए। शिजन एक स्माइल करता है और अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है अब जाओ। वांगजी भी अपने सिर को नोट करता है एंड साइकिल लेके उन मुर्गियों को लेकर एंड अपने बैग्स और किताबों को लेके निकल पड़ता है। वो इन वांगजी के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो इनमें पहुंच जाता है। इनमें पहुंचते ही उन मुर्गियों को लेके वो सीधा इनके अंदर आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात फिर से मैनेजर के साथ होता है। मैनेजर आज भी वांगजी को देख के थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम आ गए, ठीक है। तभी वो विंग को बुलाता है, विंग इधर आना। विंग किचन में कुछ तो कर रहा था। वो तुरंत अपने हाथ को धोता है, अपने हाथ को अपने कपड़े में पोंछते हुए बाहर की तरफ आता है, जहाँ पे उसे कल का ही वही किताब वाला लड़का दिखता है जो अपने हाथ में मुर्गी ले वहीं पे खड़ा हुआ था। उसको देखते ही विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी मैनेजर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ इन मुर्गियों को रख के आओ। तो विंग तुरंत ही नोट करता है एंड वांग जी के पास जाके उन मुर्गियों को लेने ही लगता है कि वांग जी उस मैनेजर की तरफ देखते कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसको रख के आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस रूम की तरफ जाने लगता है। विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर से मैनेजर की तरफ घबराते हुए देखता है क्योंकि मैनेजर ने उसको इसीलिए बुलाया था ताकि वो उन मुर्गियों को उस रूम में रख के आए। तो मैनेजर विंग की तरफ देखते कहता है, जाओ उसके पीछे और देखो वो मुर्गी को ढंग से रखता है कि नहीं, कल उसने ढंग से नहीं रखा था। तो विंग अपने सिर को नोट करता है और वांग जी के पीछे पीछे उस रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी को भी महसूस होता है कि विंग उसके पीछे ही आ रहा है। वांग जी वहाँ पे मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। तभी विंग उन सारी मुर्गियों को एक एक करके पकड़ के वहाँ पे मुर्गी के केज में रहने लगता है, जो देखकर वांग जी भी वही बैठ जाता है एंड विंग की मदद करने लगता है। वांग जी को देखते ही पता नहीं क्यों विंग थोड़ा सा घबराने लगा था एंड वांग जी भी ये महसूस कर लिया था, इसीलिए वो उन मुर्गियों को पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ कि तुम मुझसे इतना डरते हो? तो विंग तुरंत ही हड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ जाते हुए कहता है, नहीं, किसने कहा मैं तुमसे डरता हूँ?
वो मैं तो मुर्गियाँ पकड़ रहा था। ऐसा कहते हुए पीछे जो मुर्गी भागते हुए गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ता है और उसे भी केज में भर देता है। विंग अच्छे से उस केज के गेट को लॉक कर देता है। अब तक वांग जी की नज़र बस विंग की तरफ ही था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो विंग से कुछ तो कहना चाहता है, बट वो कह नहीं पा रहा है। विंग ने वांग जी की तरफ नहीं देखा था। उसका काम जब खत्म हो जाता है, वो अपने हाथ को झाड़ता है एंड उस रूम से निकल जाता है, बिना वांग जी की तरफ देखे, क्योंकि उसे और भी काम करना है, उसे जल्दी किचन में पहुँचना है। वांग जी देखता है कि विंग वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो जो कुछ भी विंग से कहना चाहता था, वो कुछ भी नहीं कह पाया। इसलिए वो बस एक गहरी सी साँस छोड़ता है और अपनी पॉकेट में हाथ घुसा के वही कल वाली किताब को बाहर निकालता है एंड वहीं पर रख देता है। शायद वांग जी ये विंग को देने वाला था, लेकिन विंग उसकी तरफ बिना देखे ही वहाँ से निकल चुका था, तो इसीलिए वांग जी उस किताब को वहीं छोड़ते हुए अपने स्कूल के लिए उस इन से निकल जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने ड्यूटी के मुताबिक वांग जी फिर से चिकन लेके इन में पहुँच चुका था। वांग जी चिकन को केज में रख के उस रूम से निकलने ही वाला था कि वो देखता है उसके सामने विंग खड़ा हुआ है। उसके हाथ उसके बैग के पीछे है और उसको देख के ही लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा नर्वस दिख रहा है। विंग भाग के यहाँ आया था जब उसे मालूम पड़ा था कि वांग जी फिर से चिकन लेने आया है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी विंग अपनी नर्वस टोन में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कल तुमने ये बुक छोड़ के गए थे। ऐसा कहते हुए वो अपने पीछे से अपने हाथ को सामने करता है, जहाँ पे वांग जी कल जानबूझ के जिस बुक को यहाँ फेंक के गया था वही बुक था। वांग जी उस बुक को देखते ही उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। वो उस बुक को अपने हाथ में लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग को लगता है कि उसका काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो जाने ही वाला था कि वांग जी तुरंत ही विंग से पूछता है, क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है? वांग जी की बात सुनते ही विंग अपनी जगह पे रुक जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है? तभी विंग नर्वसली कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूँ, बट पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों से अपने सिर को खुजाने लगा। तभी वांग जी अपनी एक कदम विंग की तरफ बढ़ाता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें शाइन करने लगी थी। शायद ये चीज़ विंग को भी पसंद आई थी, क्योंकि विंग भी पढ़ना चाहता था, विंग को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अपने काम के चलते विंग कभी भी स्कूल नहीं जा पाया और ना ही उसे टाइम मिलता है कि वो अपने आप से पढ़ सके। तभी विंग कुछ और बोल पाता कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आता है, विंग, क्या मुर्गियों को केज में रखने में इतना टाइम लगता है, या फिर केज तुम बना के फिर मुर्गियों को रख रहे हो? जल्दी आओ, कस्टमर आ रहे हैं। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग तुरंत ही जाने के लिए मुड़ जाता है, जो देखते ही वांग जी की आंखों में उदासी छा जाती है। वांग जी को लगा था शायद विंग हाँ बोलेगा, लेकिन विंग को जाते हुए देखकर वांग जी को लगा नहीं, शायद विंग नहीं चाहता कि वांग जी उसे पढ़ाए। तभी विंग अपने सिर को पीछे करता है। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें अभी भी शाइन कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखकर अपनी हल्की आवाज में कहता है, शाम के 6 बजे। विंग की बात सुन के वांग जी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, शाम के 6 बजे मेरा टाइम खत्म होता है काम का। और वांग जी को ये बोलते ही विंग तुरंत ही वहां से अपने काम के लिए किचन में चला जाता है। वांग जी को समझ आ चुका था कि विंग क्या बोलना चाहता है, जो सोचते ही वांग जी के फेस में अभी फिर से स्माइल आ चुका था। उसके आंखें भी शाइन कर रहा था और वो उस किताब की तरफ देख रहा था। वो ये जान के खुश हो चुका था कि विंग फाइनली मान चुका है उसके पास से पढ़ने के लिए। जो सोचते हुए वांग जी उस इन से खुशी खुशी निकल आता है और अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अब हमें शाम के 6 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी इनके बाहर खड़ा हुआ है और पता नहीं कब से यहाँ विंग के लिए इंतज़ार कर रहा है। अभी वांग जी अपनी स्कूल यूनिफ़ॉर्म में नहीं था और ना ही उसके पास उसके स्कूल बैग और साइकिल था। अभी वो अपनी घर के कपड़ों में था। उसके हाथ में वही बुक पड़ा हुआ था और वो उस बुक को पकड़े हुए बार-बार इनके अंदर देख रहा था। वो डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कब विंग का काम खत्म होगा और वो इनसे बाहर निकलेगा। वो बार-बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और इनके गेट की तरफ देख रहा था। तभी उसे नज़र आता है कि इनके गेट से वो जिसके लिए इतनी देर से इंतज़ार कर रहा है, वो इंसान बाहर निकल रहा है। वो इंसान अभी भी वही कपड़ों में है, जो कपड़ा वो उसने सुबह पहना हुआ था। बाहर वांग जी को देखते ही विंग धीरे-धीरे वांग जी की तरफ आने लगता है। वो एक ऑकवर्ड से स्माइल करता है, उसके बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, हाय, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार करवाया? तभी वांग जी अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। वांग जी अपने सिर को नीचे कर देता है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। वांग जी काफ़ी देर से विंग के लिए वेट कर रहा था, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत थोड़ी है कि वो विंग को बता पाए कि वो कब से विंग के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहा है। तभी विंग स्माइल करता है और अपने आस-पास देखते हुए कहता है, वैसे अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तो वांग जी अपने मन में कुछ सोचता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है,
मेरे साथ आओ, ऐसा कहते हुए वो चलने लगता है। विंग वांग जी को फॉलो करने लगा था। अभी वांग जी एक दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो दुकानदार एंड उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी वांग जी उस दुकान के साइड में जो चेयर लगा हुआ था वहाँ पे बैठता है एंड विंग को भी बैठने का इशारा करता है। विंग भी वांग जी की बात सुन के वहीं बैठ जाता है। तभी वांग जी उस किताब को विंग की तरफ देते हुए कहता है, तुम क्या खाना पसंद करोगे? यहाँ पे बन बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है, अगर तुम चाहो तो हम अपने लिए बन ऑर्डर कर सकते हैं। तभी विंग वांगची की तरफ किताब को बढ़ाते हुए कहता है, मैं इस किताब के सारे कैरेक्टर्स को नहीं पहचान पा रही हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? ऐसा कहते हुए विंग वांगजी की तरफ अपनी इनोसेंट आइज के साथ देखने लगा। वांगजी को विंग की बात सुन के समझ आ चुका था कि विंग को अभी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो एक ऑकवर्ड से स्माइल करता है और उस किताब को हाथ में लेकर उसे ओपन करते हुए कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, तो आज हम पहले कैरेक्टर के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने चाइनीज़ कैरेक्टर्स को जानते हो? वांग जी की बात कंप्लीट होते ही विंग वांग जी को बताने लगता है कि वो कितने कैरेक्टर्स के बारे में जानता है। वांग जी भी ध्यान से विंग को सुनने लगता है। जब वांग जी को विंग का लिमिट पता चल जाता है तो वो विंग को सिखाने लगता है कि उसे और भी कैरेक्टर्स को जानने की ज़रूरत है, अगर उसे कोई किताब को ढंग से पढ़ना हो तो। विंग भी अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वांग जी विंग को एक-एक करके कैरेक्टर्स को दिखाने लगता है और विंग से पूछने लगता है कि वो इस कैरेक्टर को जानता है कि नहीं। विंग भी एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह वांग जी के हर एक सवाल का सही तरीके से जवाब देने लगता है। वो दोनों ऐसे ही बैठ के क्लास करने लगे थे। तभी विंग को अपने कंधे में दर्द होने लगा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। विंग अपनी मुंडी को हिलाते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। तभी उसकी नज़र वांग जी के पीछे थोड़ी ही दूर में एक आदमी पड़ जाता है जो वहीं पर बैठ के इसी के साथ बात कर रहा था। विंग उस आदमी की तरफ बहुत ही क्यूरियसली देखने लगा था, जो देख के वांग जी कंफ्यूज हो जाता है। वो विंग की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है, विंग तुम किसे देख रहे हो? तभी विंग अपने सिर को वांग जी की तरफ करता है और वांग जी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जैसे कि वो वांग जी के फेस को स्कैन कर रहा हो। वांग जी कंफ्यूज हो चुका था। वो अभी भी विंग से सवाल कर रहा था, हे विंग क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? फिर से वांग जी के पीछे देखता है और हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहता है, वो आदमी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। वांगजी जब ये सुनता है वो तुरंत अपने मुंडी को घुमाता है और अपने पीछे देखता है, और पीछे जो इंसान वहाँ पे बैठा हुआ था उसको देखते ही वांगजी शॉक के मारे अपनी मुंडी को तुरंत ही सीधा कर लेता है। वांगजी इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो तुरंत ही विंग के हाथ को कस के पकड़ता है एंड वहाँ से उठ के भागने लगता है। विंग को तो समझ नहीं आता, वो वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगता है। वांगजी इतना स्पीड से दौड़ रहा था कि विंग खुद वांगजी की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वांगजी को रोकने के लिए बस उसके हाथ को खींच रहा था। हे तुम क्या कर रहे हो? इतनी स्पीड से क्यों भाग रहे हो? मैं इतना स्पीड से नहीं भाग सकता। वांग जी विंग की बातों को बिल्कुल अवॉइड करता है और उसके हाथ को कस के पकड़ के भागने लगता है। थैंक गॉड विंग ने उस किताब को अपने हाथ में पकड़ा था। अगर ये वांग जी के हाथ में होता तो वहीं पे पड़ा रहता। विंग वांग जी का नाम नहीं जानता था, इसलिए वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को कैसे बुलाए। हे हे लड़की मेरे हाथ छोड़ो, मुझे लग रहा है अभी। विंग कोशिश तो कर रहा था वांग जी को रोकने का, लेकिन विंग वांग के सामने कुछ नहीं कर सकता। बहुत देर तक भागने के बाद जब वांग जी बाजार से काफ़ी दूर तक आ चुका था, तो फाइनली वो रुक चुका था। वो अपने हाथों को अपनी नीज़ के ऊपर रखता है एंड ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने लगता है। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो वहाँ पे गिर जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था एंड भागने की वजह से उसका साँस बुरी तरीके से फूलने लगा था। क्या तुम पागल हो चुके हो? इतने ज़ोर से क्यों भाग रहे थे? हाँ? मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊँगा। अगर मैं रास्ते में भागते हुए गिर जाता तो फिर क्या तुम क्या करते? तुम अपने कंधे में मुझे लेके जाते? विंग की साँस बुरी तरीके से फूल रहा था, फिर भी वो वांग जी को डाँटे जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वांग जी के कान में तो अभी विंग की कोई भी बातें नहीं आ रही थी, वो तो खुद अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में बिज़ी था। वांग जी जब अपनी चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो बाज़ार से काफ़ी दूर आ चुका है, चारों तरफ अभी अंधेरा भी हो चुका है, बस चाँद की रोशनी से आस-पास जितना देखा जा सकता था, उतना ही देखा जा रहा था। वांग जी आस-पास देख ही रहा था, तभी वो देखता है कि विंग की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले वो उसके कानों में ये तो नहीं आ रहा था कि विंग क्या बोल रहा था, लेकिन कुछ बोल रहा था इतना उसे समझ आ रहा था। लेकिन विंग को इतना साइलेंट देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि विंग अभी कंप्लीटली जुगनुओं से भरा हुआ है। वो जगह काफ़ी सारे जुगनुओं से भरा हुआ था एंड विंग उन्हीं के बीच जाके खड़ा हो चुका था और एक-एक जुगनू को देख रहा था। विंग की आँखें शाइन कर रही थी एंड उसकी फेस देख के ऐसा लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है उस जुगनू को देखकर। वांग जी अभी विंग की तरफ ही देख रहा था।
इन जुगनों के साथ विंग एक एंजल की तरह दिख रहा था, किसी फेरी टेल किताब का एंजल जो अभी जुगनों के बीच घिरा हुआ है एंड अपने पंखों को फैलाने वाला है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था और उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक ब्राइट से स्माइल करता है। विंग की स्माइल इतनी बड़ी थी, इसे देखकर वांग जी के फेस में भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ चुका था। हे, तो क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पहले ही पता था? थैंक यू सो मच इतनी सुंदर जगह में लाने के लिए। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उन जुगनों को पकड़ने लगा था। अब विंग उन जुगनों को पकड़ने में और वांग जी वहीं पे खड़े खड़े विंग को एडमायर करने में बिजी हो चुका था। अपनी 16 साल की एज में वांग जी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इतना खूबसूरत नज़ारा देख पाएगा, वो कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देख पाएगा। लेकिन अभी वांग जी खड़ा है एंड उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जिसको वांग जी कभी अपने दिमाग से हटाना ना चाहता हो। वो हमेशा अपने दिमाग में इस पूरे सिचुएशन को, ये पूरे खूबसूरत नज़ारे को कैद करके रखना चाहता हो कि अगर ये समय, ये पल वांग जी के लाइफ में फिर से लौटे या ना लौटे, फिर भी वो जब भी अपनी आंखें बंद करे ये नज़ारे को हमेशा देख पाए। ऐसा सोचते हुए वो जी भर के विंग को बस देखने लगता है। अभी रात के ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके थे। विंग और वांग जी चलते हुए विंग की कॉटेज की तरफ आ रहे थे। विंग इनके पीछे एक छोटा-सा कॉटेज है जहाँ पे अपने बाकी दोस्तों के साथ रहता था। इनमें जितने भी ओमेगास काम करते हैं उनमें से कुछ-कुछ ओमेगास इन कॉटेज में ही रह सकते हैं एंड उनमें विंग भी है। विंग अपने इनके सामने खड़ा होता है एंड वांग जी की तरफ देखने लगता है क्योंकि अभी उसे वांग जी को बाय बोलने का टाइम हो चुका था। वांग जी भी विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी उस किताब को विंग की तरफ देते हुए कहता है, तुम इस किताब को रात में पढ़ सकते हो। कल जब मैं मुर्गियाँ देने आऊँगा तब मुझे तुम ये दे देना। तो विंग अपने सिर को धीरे से नोट कर देता है। उसके बाद वांग जी एक छोटा-सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, फिर से कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी विंग को कुछ याद आता है एंड वो वांग जी की तरफ तुरंत ही देखते हुए कहते हैं, हे! वो मुझे पूछना था कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वांग जी को याद आता है कि उसने तो विंग को अपना नाम ही नहीं बताया। विंग का नाम तो उसने कई बार इनके मैनेजर के मुँह से सुना है या फिर इनमें जब भी आता था विंग को किसी न किसी ने बुलाया होगा तब उसने सुना है। लेकिन उसका नाम विंग को उसने अभी तक नहीं बताया। तो वांग जी एक छोटा-सा स्माइल करता है, विंग की तरफ देखते हुए कहता है, लान वांग जी। मेरा नाम लान वांग जी है। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, लान वांग जी। तो वांग जी भी स्माइल करता है और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, गुड नाइट। तो विंग भी अपनी सेम स्माइल के साथ वांग की तरफ देखकर उसे गुड नाइट बोल देता है। अपने ब्राइट मूड के साथ वांग अपनी घर की तरफ जाने लगता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि उसको ये तक ख्याल नहीं रहा कि उसे अब ये भी सोचना है कि वो घर जाके क्या बोलने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार शायद वांग जी आज इतनी लेट घर जा रहा है। वांग जी जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि अभी कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड वांग जी कभी भी अपने घर इतनी लेट को नहीं आता। तो वांग जब अपने दिमाग में ही कुछ सोचने लगता है, उसके बाद एक गहरी सी सांस छोड़ता है एंड अपनी आंट की सारी डांट और अटैक को झेलने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लगता है। वांग ये धीरे धीरे गेट को ओपन करता है और अंदर जाने ही वाला था कि उसे पीछे से आवाज आती है, फाइनली तुम आ ही गए, चलो अब डायरेक्ट टेबल पे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जो सुनते ही पहले तो वांग जी के डर के मारे सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो अपनी ब्रदर को देखकर एक गहरी सी सांस छोड़ता है, क्योंकि अब उसकी ब्रदर उसके सामने है तो शायद उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अपनी आंट का सामना करने में। इसलिए वो चुपचाप अपने हाथ मुंह धोकर उस टेबल पे आके बैठ जाता है। उसकी ब्रदर वांग जी से बिल्कुल नहीं पूछता है कि वांग जी इतनी देर तक बाहर क्या कर रहा है। अपने ब्रदर के इतने खिले खिले मूड को देख कर ही शियन को समझ आ चुका था कि वांग जी अब तक जहाँ कोई भी था बहुत ही अच्छे मूड में था, इसीलिए वो अभी क्वेश्चन करके वांग जी के मूड को खराब नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप वांग जी के साथ खाना खाने लगता है। तभी वांग जी क्यूरियसली अपने आसपास देखते हुए अपनी ब्रदर से पूछता है, ब्रदर आंट दिख नहीं रही है? तो शिजन बोलता है कि अंकल का तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा था आज, इसीलिए आंट जल्दी खाना खा के अंकल के पास चले गए। ये सुनते ही वांग जी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है एंड वो अपने सिर को नोट कर देता है। अब नेक्स्ट डे रोज के मुताबिक वांग जी चिकन लेके इनमें पहुंच चुका था। वो चिकन को रख रख के इनसे बाहर निकलने ही वाला था कि बिंग वांग जी के लिए वही इंतजार कर रहा था। बिंग को देखते ही वांग जी का एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया? नहीं, नहीं, मैं तो अभी आई। ये लो तुम्हारा बुक, और शाम को तुम बाहर इंतज़ार करना, ठीक है? मैं 6 बजे के अंदर अपना काम खत्म करके आ जाऊँगा। इनकी बात खत्म होते ही वांग जी एक स्माइल करता है एंड उस किताब को लेकर उस सीन से बाहर निकल आता है।
अगले दिन की तरह विंग और वांगजी फिर से उसी दुकान पे बैठा हुआ था और वांगजी विंग को पढ़ा रहा था। अगले दिन की तरह वांगजी को विंग को लेकर भागना नहीं पड़ा था, इसलिए वो आज शांति से विंग को पढ़ाता है। विंग का जब पढ़ना हो जाता है तब वो दोनों ही विंग के कॉटेज की तरफ आने लगता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम अपने माँ बाबा के साथ अपने घर में क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हो? ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक सैड सी स्माइल देते हुए कहता है, ये लोग ही मेरी फैमिली है जिनके साथ मैं अभी रहता हूँ। तो वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि विंग क्या बोलना चाहता है। एक छोटी सी स्माइल देता है और सामने की तरफ चलते हुए बोलता है, जब से सोचने समझने की शक्ति मिली है तब से अनाथ आश्रम में था। फिर जब 15 साल की एज में पता चला कि मैं ओमेगा हूँ, तो मुझे अनाथ आश्रम से निकाला गया, क्योंकि जिस अनाथ आश्रम में मैं रहता था वहाँ पे ओमेगास अलाउड नहीं थे, वहाँ पे ज़्यादातर अल्फाज थे। तो जब भी कोई बच्चा ओमेगा निकलता था तो उन्हें अनाथ आश्रम से बाहर जाना पड़ता था और खुद से काम ढूंढकर रहना पड़ता था। विंग की बात सुन के वांगी को विंग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। आफ्टर ऑल उसको भी माँ बाप की कमी क्या होती है उसके बारे में पता है। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। विंग चुपचाप अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था एंड वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, इसलिए वो बस विंग को फॉलो कर रहा था। जब वो दोनों विंग के कॉटेज के सामने पहुंच जाता है तो वांग जी फिर से विंग के हाथ में उस बुक को दे देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आशा करती हूँ ये जितनी भी क्लासेस तुम मुझसे ले रहे हो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। वांग जी के बात सुनते ही विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकालेगा और मुझे पढ़ाएगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं पढ़ने का मौका पा रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पढ़ा रहा है एंड ये सोचते ही मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। इसीलिए मैं बस तुम्हें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी वांग जी, थैंक यू सो मच मेरे पीछे इतनी मेहनत करने के लिए। ऐसा कहते हुए वो एक ब्राइट सी स्माइल वांग जी को दे देता है। विंग की आँखें बिल्कुल शाइन कर रहा था एंड विंग को देख के ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा खुश है। वांग जी एक स्माइल करता है एंड फिर अपने सिर को नोट करते हुए कह देता है कि अभी विंग को अंदर जाना चाहिए। तो विंग भी नोट करता है एंड वांग जी को गुड नाइट बोल देता है। वांग जी विंग को वहीं पे बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल आता है। ऐसे ही रोज़ विंग से सुबह मिलना, फिर उससे किताब लेके अपने स्कूल जाना, स्कूल से लौटने के बाद विंग के लिए शाम के टाइम में इनके बाहर वेट करना, फिर विंग को लेकर उस शॉप में जाके उसे पढ़ाना, ये सारी चीज़ें वांग जी की डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। विंग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वांग जी को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था विंग के पीछे। विंग बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता था, जिस वजह से वांग जी विंग के लिए बहुत प्राउड फील करता था। जितना ज़्यादा दिन बीत रहा था उन दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब वांग जी को विंग की आदत पड़ चुकी थी एंड विंग को भी वांग जी की बहुत बुरी तरीके से आदत पड़ चुकी थी। अब हर रोज़ वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ ना मिले तो शायद उन दोनों की दिन ख़त्म ना नहीं होती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी थे वो दोनों ही फील कर पाते थे। ऐसे ही एक दूसरे के दोस्त बने हुए वांग जी और विंग को 2 साल हो जाते हैं। अब वो 16 साल के ओमेगा और अल्फा 18 साल के हो चुके हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, इतना क्लोज़ कि शायद वो दोनों पहले किसी के नहीं हुए थे। वांग जी अभी बाज़ार से थोड़ी ही दूर एक नदी के पास आके बैठा हुआ है एंड किसी का इंतज़ार कर रहा है। तभी पीछे से विंग वांग जी के आँखों को पकड़ लेता है। वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन हो सकता है, इसीलिए वो एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए अपनी फेस में एक छोटी-सी स्माइल लेते हुए कहता है, विंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये तुम हो, क्योंकि इस टाइम पे मेरे साथ मिलने तुम ही आती हो। ये सुनते ही विंग का मुँह बन जाता है। वो वांग जी की आँखों को छोड़ते हुए वांग जी के पास आके बैठ जाता है एंड अपने हाथ में जो पैकेट लाया था उसको पास रखते हुए कहता है, आह! इतने बोरिंग हो तुम। क्या तुम सरप्राइज़ होने का प्रिटेंड भी नहीं कर सकते? लेकिन वांग जी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर विंग एक गहरी सी साँस छोड़ता है। उसके बाद अपने हाथ में जो उसने पैकेट पकड़ा हुआ था उस पैकेट को खोलते हुए कहता है, मैंने चिकन फ्राई लाया है, क्या तुम्हें खाना है? तो वांग जी उसे बस एक साइड आइज़ देता है और फिर से अपनी किताब को पढ़ने लगता है। विंग को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी वेजिटेरियन है और वो नॉनवेज नहीं खाता। वांग जी को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर विंग एक एविल स्माइल देता है और उस चिकन को खाते हुए कहता है, क्या आइडिया नहीं है ना, जिनका खुद का इतना बड़ा चिकन शॉप है वो खुद चिकन नहीं खाते। क्या मैंने जो होमवर्क दिया था उसको तुमने कंप्लीट किया? अरे हाँ मैंने किया। अभी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे पास होमवर्क भी है और काम भी है जिसको मुझे करना पड़ेगा। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ, अगर तुम्हें ये चीज़ खुद से याद रहे तो अच्छी बात है। मतलब क्या है तुम्हारा? लान-सान, अब तुम मुझे टीज़ करना शुरू मत कर देना। ऐसा कहते हुए वो वही अपनी किताबें बाहर निकाल के बैठ जाता है। विंग को बहुत अच्छे से पता है कि अब वांग जी अपने टीचर मूड में आ चुका है और अभी विंग जितना वांग जी को टीज़ करेगा उतना विंग अपने लिए खतरा मोड़ लेगा। इसीलिए वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता एंड चुपचाप अपने काम करने लगता है।
अपने बुक के 2 पन्नों को फ़ोल्ड करते हुए कहता है, यहाँ से यहाँ तक बस, मैं इतना ही होमवर्क करके आऊँगा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती मैं एक ही बार में। ऐसा कहते हुए वो उस किताब को लेके उठने ही वाला था कि वांग जी उसके हाथ से उस किताब को ले लेता है और उस किताब के और भी 7-8 पन्ने फ़ोल्ड कर देता है, जो देख के विंग शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हे, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम पागल हो चुकी हो? अरे! एक रात में मैं इतना सारा फिनिश कैसे करूँगा? वांग जी, तुम दिन-दिन इतना क्रूर कैसे बन सकते हो मेरे साथ? तभी वांग जी एक गहरी सी सांस भरते हुए कहते हैं, विंग ये एक दिन का नहीं, 1 हफ्ते का होमवर्क है। ये सुनते विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। 1 हफ्ते का होमवर्क तुम एक ही दिन में क्यों दे रहे हो? क्या तुम कल नहीं आने वाले? घर में सब ठीक तो है ना? वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंटली वही बैठा रहता है। तो विंग अभी वांग जी के बगल में बैठ जाता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ वांग जी, सब ठीक तो है ना? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अभी क्लियरली वांग जी की फेस को देख पा रहा था। वो आते वक्त तो खुद में ही बिजी था, कंप्लेन करने में, खाने में और वांग जी को टीज करने में। तो उसने नोटिस नहीं किया था वांग जी के फेस के उस सैडनेस को, जो वो जब से यहाँ पे बैठा हुआ था तब से ही था। विंग बहुत ही क्लियरली वांग जी के फेस को देख रहा था। उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ वांग जी, सब ठीक तो है ना? तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? तभी वांग जी अपनी नजर को विंग से हटाता है, नीचे करता है एंड कहता है, विंग ब्रदर ने बोला है कि मुझे शहर जाना पड़ेगा। ओह बस इतनी सी बात है, तुम तो इससे पहले भी शहर गए हो, तो फिर आज इतना उदास क्यों हुआ? तो वांग जी अभी विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग को पहले तो समझ नहीं आता कि वांग जी बोलना क्या चाहता है, लेकिन सडनली मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो वांग जी की तरफ देखते कहते हैं, क्या तुम एक दिन के लिए नहीं जा रहे हो? तो वांग जी अपने सिर को धीरे से नाम हिला देता है। विंग बहुत ही उदास हो चुका था। वो किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कितने दिन के लिए? तो वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और शायद उससे भी ज़्यादा। विंग का ग्रिप अभी वांग जी के कपड़ों में टाइट हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखने लगा था। उसको बहुत बुरा फ़ील हो रहा था। जब से वो वांग जी से मिला है, उसके बाद से वो कभी वांग जी से दूर नहीं रहा। वो हर रोज़ वांग जी का फेस देख पाता है, हर रोज़ वांग जी के साथ बात कर पाता है, वांग जी के साथ बैठ पाता है। लेकिन अभी वांग जी विंग से दूर जाने वाला है, विंग से शायद काफ़ी दूर। विंग खुद भी नहीं जानता वांग जी कितने दिनों तक विंग से दूर रहने वाला है। विंग को बिल्कुल भी आदत नहीं है एंड वो अपने इमेजिनेशन में भी सोच नहीं पा रहा है कि वो वांग से दूर कैसे रह सकता है। उसको बहुत बुरा फ़ील हो रहा था। विंग अपने हाथ को वांग जी के स्लीव में कसते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रदर चले जाए? तुम इतने दिनों तक बाहर कैसे रह सकते हो? तो तुम्हारी तो पढ़ाई भी है ना, और मैं भी तो हूँ, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ ना। ये सुनते ही वांग जी अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने ब्रदर के ऊपर और प्रेशर नहीं डाल सकता। एक तो उसके ब्रदर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो गहरी सी सांस छोड़ता है। विंग के हाथ को अपने स्लीव से हटाते हुए वह से खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी के पास से कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था। वो खड़ा होते हुए कहता है, वांग जी मुझे माफ़ करना विंग, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टुकड़ा नहीं सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बिना मुड़े ही वहाँ से निकल जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था। उसकी आँखें ऑलमोस्ट भर आई थी, क्योंकि एक वांग जी है जिसको वो अपना बोल सकता है, लेकिन अब पता नहीं कितने ही दिन होंगे जो वो वांग जी से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट डे वांग जी बिल्कुल रेडी हो चुका था शहर जाने के लिए। उसने अपने सारे सामान बांध लिए थे। किचन बाहर वांग जी के साथ खड़ा हुआ था और अंदर उसकी आंट उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। किचन वांग जी के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी तुम श्योर हो कि तुम जाने वाले हो? तभी वांग जी अपने सिर को नोट करता है और एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। क्रिश्चियन को भी बुरा लग रहा था। उसको भी पता है कि वांग जी शायद जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी वजह से वांग जी को जाना पड़ रहा है। शीशा एक गहरी सी सांस छोड़ता है एंड वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, वहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही वापस आ जाना, ठीक है? तो वांग जी भी अपने सिर को नोट कर देता है। तभी अंदर से आंट वांग जी की तरफ आते हुए कहता है, ये लो यहाँ पे मैंने सारा खाना बांध दिया है, रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना, और ये कुछ चटर पटर है, जब भी मन करे किसी भी खा लेना। ऐसा कहते हुए वो उन सारे बक्सों को वांग जी के बैग में भरने लगा। वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि आन पे बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा है वांग जी को ऐसे जाते हुए देखकर। देखो वांग जी, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत यहाँ आ जाना, ठीक है? अपनी आंट की बात पर वांग जी बस एक नोट कर देता है। वांग जी अपनी सारे कपड़ों और बैग को लेता है और जाने लगता है। शिचैन भी वांग जी के साथ जाता है उसको रेल स्टेशन तक छोड़ने के लिए। रेल स्टेशन जाने के लिए बाजार के ऊपर से जाना पड़ता है एंड अभी वो दोनों बाजार के बीच से ही जा रहे थे। शिचैन वांग जी को कुछ कुछ बता रहा था वहाँ के बारे में, लेकिन वांग जी का ध्यान तो बस इधर उधर देखने में बिजी था। शायद वो आखिरी बार के लिए विंग को देखना चाहता था, लेकिन विंग कहीं भी नहीं था।
वांग जी को थोड़ा-सा बुरा लग रहा था कि वो आखिर में भी विंग को नहीं देख पाया। अब पता नहीं कितने दिनों तक वो विंग को नहीं देख पाएगा। वांग जी थोड़ा-सा अपसेट दिख रहा था एंड शीचैन भी ये चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि वांग जी अपसेट दिख रहा है। शीचैन को बहुत अच्छे से पता है अपनी ब्रदर की इस उदासी के कारण, इसलिए वो बस एक छोटा-सा स्माइल करता है एंड अपने ब्रदर के कंधे पे थपथपाता है। वो दोनों ऑलमोस्ट बाज़ार को क्रॉस कर ही चुके थे, तभी वो दोनों देखते हैं कि बाज़ार के बाहर बहुत सारे लोग किसी तरफ तो जा रहे थे। इतने सारे लोग को एक साथ जाते हुए देखकर वो दोनों ही कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तभी शिचैन एक आदमी को रोकते हुए कहते हैं, "अंकल क्या हुआ? आप सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो?" तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है, "अरे बेटा, शामिन के इन में बहुत बुरी तरीके से आग लग चुकी है, हम वहीं जा रहे हैं।" ऐसा कहते हुए वो जल्दी-जल्दी उन लोगों को फ़ॉलो करने लगा। शाओमिन की इन में आग लग चुकी है, ये बात सुनते ही वांग जी शॉक हो जाता है। उसके हाथ में जितने भी सामान थे वो मिट्टी में गिर चुके थे, क्योंकि इस इन में और कोई नहीं विंग काम करता है। शिचान को कुछ गिरने की आवाज़ आता है। जब वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे वांग जी के वो सारे बैग पड़े हुए थे एंड वांग जी बस भागे जा रहा था। वांग जी अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी उस इन में पहुँचना है, अपने विंग को देखना है। ये देखना है कि विंग ठीक है कि नहीं। वांग जी को इनकी तरफ जाते हुए देखकर शिचैन भी वांग जी के पीछे जाने लगता है। वांग जी को खुद भी नहीं पता कि वो इतने स्पीड में लास्ट टाइम कब भागा था, लेकिन अभी उसे ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो रुक गया तो शायद उसकी ज़िंदगी यही रुक जाएगी। वांग जी अपनी बॉडी की सारी ताकत लगा देता है भागने में। जब वो उस इनके सामने पहुंचता है कि उसके सामने की नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक था। आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, कोई पानी फेंक रहा था। पूरे इन में आग लग चुकी थी। सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहाँ पे मौजूद कुछ-कुछ ओमेगास रो रहे थे, जो शायद अपने घरवाले जो उस इन में फँसे हुए थे उनके लिए, क्योंकि इनमें बहुत बुरी तरीके से आग लग चुकी थी एंड इतना ज़्यादा आग लग चुकी थी कि अंदर जो कोई भी है उनका बचना तो नामुमकिन है। ये सारे नज़ारे वांग जी को और भी ज़्यादा डरा रहा था। उसकी नज़र हर तरफ फिर रहा था, वो बस विंग को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिल रहा था। वो जिस इंसान को अभी देखना चाहता था वो इंसान से कहीं नहीं दिख रहा था, जो चीज़ अंदर से उसे और भी डरा रहा था। वांग जी भागते हुए लोगों को अपने हाथ से साइड करता है और इनके अंदर जाने की कोशिश करता है। लोग तुरंत ही वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आप को छुड़ा सके और इनके अंदर जा सके, लेकिन लोगों ने बहुत ही कस के वांग जी को पकड़ा हुआ है। क्या तुम पागल हो चुके हो? देख नहीं रहे हो कितनी बुरी तरीके से आग लग चुकी है? तुम अंदर जाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तो वे वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, विंग अंदर है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। विंग! ऐसा कहते हुए वो चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था ताकि ये लोग उसे छोड़ दें, लेकिन कोई भी वांग जी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक तो इनके अंदर इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, ऊपर से अगर वांग जी भी इनके अंदर चला गया तो उसको भी बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारे लोग वांग जी को कस के पकड़े हुए थे। वांग जी जब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाता तो वही घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगे थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने अभी क्या हो रहा है। कुछ ही पल में चारों तरफ मातम का माहौल फैल चुका था। वांग जी अभी चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। उसके आँखों में अभी भी वो आँसू थे, जो धीरे-धीरे उसके चेक से होते हुए बहे जा रहे थे और वो खामोशी से अपने घुटनों के बल वहाँ बैठा हुआ था। तभी शिचैन अपने ब्रदर को ऐसे देखते ही उसे हग कर लेता है। अपने पास किसी को प्रेज़ेंट महसूस होते ही वांग जी फूट-फूट के रोने लगा था। ब्रदर, ब्रदर विंग अंदर है। मैं विंग को बचा नहीं पाया ब्रदर। विंग अंदर रह गया। मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अचानक से ये सब क्या हो गया? कल ही तो सब कुछ ठीक था। कल ही तो मैं विंग से मिला था और आज ये सब क्या हो गया? ऐसा कहते हुए वांग जी फूट-फूट के रोने लगा था। उसके बाद वो तुरंत ही अपने आँसुओं को रफली पोंछते हुए कहते हैं, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे अंदर जाना पड़ेगा। मुझे विंग को ढूँढना पड़ेगा। विंग भी शायद अभी यही सोच रहा होगा कि मैं उसको बचाने आऊँगा। लेकिन देखो, मैं उसको बचाना छोड़ के यही काहिर की तरह रोए जा रहा हूँ। नहीं, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। वो खुद को इसी तरह कंट्रोल करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन शिचेन वांग जी को और भी कस के पकड़ लिया था। अभी भी आग कंप्लीटली नहीं बुझा था। अभी वांग जी को वो अंदर नहीं जाने दे सकता। वांग जी को कस के पकड़ते हुए कहते हैं, "लान वांग जी, होश में आओ। अभी भी आग कंप्लीटली बुझा नहीं है। तुम नहीं जा सकते अंदर। नहीं ब्रदर, विंग मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। मुझे जाना होगा। प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे विंग के पास जाना होगा।" वांग जी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि अपने आप को शिचैन की ग्रिप से छुड़ाने का, लेकिन शिचैन बहुत ही कस के वांग जी को पकड़ा हुआ था। उसके अंदर ये डर लगने लगा था कि वांग जी उससे हाथ से छूट ना जाए और सच में उस आग में चला ना जाए। शिचैन को भी बहुत बुरा लग रहा था ये सोच के कि विंग अंदर है, लेकिन वो वांग जी को तो बेवकूफ़ की तरह अंदर नहीं जाने दे सकता ना। शिचैन बस मन में यही प्रे किए जा रहा था, "विंग, विंग प्लीज़ तुम खुद को ठीक रखना। भगवान प्लीज़ विंग को ठीक रखना। विंग, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वांग जी खुद को कभी सँभाल नहीं पाएगा। प्लीज़, प्लीज़ खुद को ठीक रखना विंग, प्लीज़।"